Good evening, everyone. This is Karima and welcome back to Ankuram. Hope you all are happy and healthy. आज के इस सेशन में इस क्लास में हम पढ़ेंगे इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ एक स्पेसिफिक एक दो पॉइंट से प्रोविजंस हैं जहां से हर बार क्वेश्चंस आए गए हैं और ये ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये इक्वालिटी की बात कर रहा है। इसके जो मतलब इस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से इक्वालिटी से मैच खाता है। तो कैसे मैच खाता है और क्या ये एक्ट कहता है और इस एक्ट के क्या क्या प्रोविजंस है वो सब हम इस क्लास में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद टुडेस क्लास एंड द टॉपिक इज इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। तो ये हमारी पहली स्लाइड और इसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन, मतलब हमारे पहले टॉपिक का पहला स्लाइड का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। सो बिफोर वी बिगिन लेट्स नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेम्युनरेशन। स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि रेम्युनरेशन का मतलब क्या होता है। सो भाई रेम्युनरेशन 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 क्या होता है? मतलब हमें काम करने के बाद या काम करने के लिए जो हमें पैसा मिल रहा है, जो हमें मेहनताना मिल रहा है, उसको बोला जाता है रेम्युनरेशन। मतलब एक इंसान जो काम कर रहा है या जो काम करने के बाद उसको जो पैसा मिलता है, सैलरी है या जो वेज है, उसको कहा जाता है रेम्युनरेशन। ठीक है। तब ये एक्ट क्या कह रहा है? ये एक्ट कह रहा है दिस एक्ट एम्स टू प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ इक्वल रेम्युनरेशन टू मेन एंड वुमेन वर्कर्स। ये एक्ट क्या का एम क्या है कि वो महिलाओं को और पुरुषों को समान रेम्युनरेशन देगा, मतलब समान पारिश्रमिक आय देगा एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मतलब यहाँ पे इसका दो एम हो गया। पहला क्या है? पहला ये है पहला क्या है? पेमेंट ऑफ इक्वल रेम्युनरेशन टू मेन एंड वुमेन। पहला इसका एम क्या है इस एक्ट का कि पेमेंट जो हो पेमेंट जो हो मेन और वुमेन को वो इक्वल हो। दूसरा एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ and for the prevention of discrimination on the ground of sex against women in the matter of employment। ठीक, तो इस एक्ट के दो एम है। पहला एम है, पहला क्या कह रहा है कि हमें महिलाओं को पुरुषों को समान पारिश्रमिक आय देना चाहिए या देना पड़ेगा एंड प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स अगेंस्ट द वुमेन इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब और दूसरा एम क्या है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को, असमानता को प्रिवेंट करना है। इस ग्राउंड पे, किस ग्राउंड पे? सेक्स के ग्राउंड पे, कि भैया महिलाएं हैं तो उनको कम पैसा मिलना चाहिए या कम पैसा मिलेगा, पुरुष है तो उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये चीज ये एक्ट बिल्कुल भी मना कर रहा है, बिल्कुल भी इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा है। और ये एक्ट सीधा सीधा कह रहा है कि इसका दो एम है। पहला एम ये है कि इक्वल रेम्युनरेशन प्रोवाइड कराना है मेन एंड वुमेन को, और दूसरा कह रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना है महिलाओं पुरुषों के बीच में, और दोनों को एक समान पारिश्रमिक आय मतलब सैलरी या वेज देना पड़ेगा। एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयरविथ, और इससे जुड़ा हुआ कोई भी आय होगा या इस मैटर से या इससे जुड़ा हुआ कोई भी चीज होगा तो वो भी इक्वालिटी के साथ ही, समानता के साथ ही ट्रीट किया जाएगा। दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन February 11 1976। तो इसको भी हमें याद रखना है कि ये जो एक्ट है वो February 11 1976 को आया था। इक्वल रेम्युनरेशन रूल्स 1976 इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 13 ऑफ द इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 द सेंट्रल गवर्नमेंट केम आउट विद दीज रूल्स। इस रूल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, लाए थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारा आर्टिकल, ठीक है, इस एक्ट को पढ़ने से पहले ही मुझे बता देना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। आर्टिकल 14 अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। हमारा जो संविधान है उसमें फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं, उसका जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14, वो इस बात को कहता है कि हर किसी को एक बराबर ट्रीट करना चाहिए, मतलब हर कोई जो है वो लॉ के नजरों में एक समान है। और वहीं आर्टिकल 39, ठीक है, वही आर्टिकल 39 जो कि किसमें आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीपीएसपी। ठीक है, आर्टिकल 39 जो कि डीपीएसपी में आता है। आर्टिकल 19 भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही है। आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑल्सो सपोर्ट्स द सेम लाइन्स। वो भी इसी यही बात कहता है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो आर्टिकल नंबर 39 है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, वो भी इस बात को ही कहता है कि हमें इक्वल रेम्युनरेशन देना है, मतलब समान पारिश्रमिक आय देना है महिलाओं को और पुरुषों को। इससे कोई फर्क नहीं
पड़ता कि वो कौन सा काम कर रही हैं। अगर वो मैनेजर होके, फॉर एग्जांपल, अगर वो मैनेजर होके 50,000 कमा रहा है, तो बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ वुमेन, मुझे भी, अगर मैं भी मैनेजर हूँ उसी डेजिग्नेशन की और वही काम कर रही हूँ, तो मुझे भी वही 50,000 रुपए मिलना चाहिए। मेरे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि मैं महिला हूँ। ये एक्ट का सिंपल सा फंडा यही है, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव यही है। और ये चीज हमारे आर्टिकल 19 जो कि डीपीएसपी से लिया गया है, वहीं से इंस्पायर्ड हुआ है, वहीं से लिया भी गया है। और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ मेंशन भी किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि ये जो डायरेक्टिव, ये जो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 है, वो किस आर्टिकल से लिया गया है। तो उसका जवाब जब भी आपसे पूछे तो आपको सीधा सा मार्क कर देना है आर्टिकल नंबर 39। ठीक है, आर्टिकल नंबर 39 सीधा आंख बंद करके आपको लिख देना है कि भैया आर्टिकल नंबर 39 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अंडर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि कहता है कि भैया इक्वल रेम्यूनरेशन दो, मतलब समान मेहनताना दो, दो पुरुषों को भी और महिलाओं को भी। ठीक है, and equal remuneration rules 1976 in exercise of the powers conferred by section 13 of the equal remuneration act 1976, the central government came out with these rules। ये रूल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेके आई थी, क्योंकि पहले मेन और वुमेन्स को सेम सैलरी, सेम वेजेस नहीं मिलते थे, तो आर्टिकल 39 का वॉयलेशन हो रहा था। और इसी एक्ट के थ्रू, इसी आर्टिकल के थ्रू, मतलब सॉरी, इसी आर्टिकल 39 के थ्रू इसी को कंसीडर करते हुए इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट, तो सेकंड स्लाइड, ये है हमारी सेकंड स्लाइड, और सेकंड स्लाइड का टॉपिक है डेफिनेशंस अंडर द एक्ट। तो मतलब मैंने कुछ डेफिनेशंस लिए हैं, ऐसे बहुत सारे डेफिनेशंस इस एक्ट के अंदर दिए गए हैं, बट मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा है, जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, मैंने वही डेफिनेशंस डाले हैं। जिससे पहला है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन क्या होता है, हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है इसकी पिछली वाली स्लाइड्स पे। इट मीन्स द बेसिक सैलरी और वेज एंड एनी एडिशनल इमोल्यूमेंट्स व्हाटसोएवर पेबल टू अ पर्सन एम्प्लॉयड इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट। मतलब बेसिक वेज, जो उसको बेसिक वेज मिल रहा है वो, और उसके अलावा जो भी एडिशनल इमोल्यूमेंट्स। ठीक है, यहाँ देखिए वर्ड का यूज हुआ है इमोल्यूमेंट्स। ठीक है, ये जो वर्ड यूज हुआ है इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है, मतलब सैलरी के अलावा जो कुछ भी मिल रहा है। ठीक है, अब वो डीएनएस अलाउंस हो, हाउस रेंट अलाउंस हो, ट्रैवलिंग अलाउंस हो, या जो भी कंपनी दे रही है, वो अगर एक मेल को उतना दे रही है तो एक फीमेल को भी उतना देगी। मतलब बेसिक वेज, जो हमारा बेसिक वेज है वो भी सेम होगा, और जो भी इमोल्यूमेंट है वो भी सेम होना चाहिए। उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेम वर्क और वर्क ऑफ अ सिमिलर नेचर। मतलब या तो काम समान हो, एक जैसा हो, या एक जैसे नेचर का हो, मिलता जुलता हो। ठीक है, तो मीन्स वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द स्किल, एफर्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड आर द सेम व्हेन परफॉर्म्ड अंडर सिमिलर वर्किंग कंडीशंस। क्या कह रहा है, कह रहा है कि काम सेम हो, स्किल भी सेम हो, एफर्ट भी सेम हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम हो, और वो जो काम है, जो ड्यूटी है, जो स्किल, जो एफर्ट जो लगाया जा रहा है, उसकी वर्किंग कंडीशन भी सेम हो। मतलब अगर मैं 6 घंटा 8 घंटा खड़े होकर काम कर रही हूँ, और जितनी सैलरी, तो मुझे भी उतनी ही सैलरी मिलनी चाहिए जितनी कि उस मेल मतलब मेरा जो कलीग है उसको भी उतनी ही मिलनी चाहिए। तो अगर मेरा मेल कोई कलीग है जिसको 8 घंटे खड़े होकर अगर 50,000 रुपए मिल रहा है, वो जो भी काम कर रहा है, तो मैं भी अगर 8 घंटे खड़े होकर उसी के जैसा काम कर रही हूँ या वही काम कर रही हूँ, तो मुझे भी 50,000 रुपए मिलना चाहिए ओवरऑल। ठीक है, by a man or a woman, and the differences, if any, between the skill, efforts and responsibility required of a man and those required of a woman are not of practical importance। ठीक है, और कोई अगर कोई कहीं कोई ऐसी जगह है between the skill, efforts, और कोई ऐसी जगह है या कोई differences हैं जहाँ पे मेल को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है या कहीं फीमेल को दी जा रही है, तो उसको उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भाई वहाँ पे फिर दूसरे पॉइंट्स को कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लेते हैं माइनिंग। ठीक है, माइनिंग, तब माइनिंग के लिए आप जहां जहां, जैसे कि मेंस को जहां जहां अलाउड है वहां वहां काम करेंगे, जहां फीमेल्स को अलाउड है वो वहां वहां काम करेंगी। उसके अलावा आप उनको काम नहीं करा सकते हो। आप ये भी नहीं बोल सकते उनसे कि भैया आप माइनिंग में जाके आपने काम नहीं किया है, या माइनिंग में आप अंडरग्राउंड जाके आपने काम नहीं किया तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। वो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की बात नहीं है। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट स्लाइड, ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयर। अब हमारे बॉस का, जो मैनेजर है, उसकी क्या क्या ड्यूटी बनती है, जिसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, जो कि आता है सेक्शन 4 में। फर्स्ट, द एम्प्लॉयर टू पे हिज वर्कर्स इक्वल पे इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज जेंडर्स फॉर परफॉर्मिंग द सेम वर्क और वर्क ऑफ अ सिमिलर नेचर। जो हमारा मैनेजर है उसको सेम
पैसा सेम मेहनताना देना पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर्स। मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा जेंडर क्या है, मेल हूँ फीमेल हूँ, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर काम मैं वही कर रही हूँ जो मेरा मेल कलीग कर रहा है, तो अगर मेरा उसका काम सेम है या एक जैसा है तो आपको मुझे सेम पैसा देना पड़ेगा। ठीक। दूसरा, द एम्प्लॉयर हैज नो राइट टू रिड्यूस द रेट ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ एनी वर्कर। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एम्प्लॉयर को कोई हक नहीं है कि वो किसी भी वर्कर का रेम्युनरेशन का जो रेट है उसको रिड्यूस कर दे। Third, the employer cannot discriminate between men and women workers while recruiting them for the same work or work of a similar nature. अगर employer है वो किसी को नौकरी पे रख रहा है तो नौकरी पे रखते समय वो डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कर सकता कि भैया हाँ वो मेल है तो आपको इतना मिलेगा, आप फीमेल है तो आपको इतना मिलेगा। मतलब भर्ती के समय, रिक्रूटमेंट मतलब होता है भर्ती, तो रिक्रूटमेंट के समय ही, रिक्रूटिंग के समय करते ही, भर्ती के समय ही आप उसको वही सैलरी देंगे जो उस काम के लिए या उसके जैसे काम के लिए दूसरे लोगों को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। पास ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के क्या क्या पास है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज द पावर टू सेट अप एन एडवाइजरी कमिटी टू प्रोवाइड इनपुट्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन एस्टैब्लिशमेंट्स। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन कह लीजिए, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये एनटीए का, यूजीसी का। एडवाइजरी कमिटी, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो एडवाइजरी कमिटी सेटअप करे। एक एडवाइजरी कमिटी बनती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है कि भैया टू प्रोवाइड इनपुट्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन एस्टैब्लिशमेंट्स। ये प्रोविजन सेटअप करता है, ये रूल्स बनाता है कि वुमेन्स जो है वो एस्टैब्लिशमेंट पे रह रही हैं तो उनको क्या सैलरी देनी चाहिए, क्या सैलरी है मेंस की, उनके कंपैरिजन में जो भी डिसीजन होता है उसके लिए एक एडवाइजरी कमिटी बनाई जाती है। ठीक है, एवरी एडवाइजरी कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 10%। एक एडवाइजरी कमिटी में, मैंने इसको बोल्ड कर दिया है फिर भी मैं इसको अंडरलाइन कर दे रही हूँ, आप इसको याद रखिएगा। एक एडवाइजरी कमिटी में 10% होने चाहिए, टू बी नॉमिनेटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ विच 1/2 शैल बी विमेन। पॉइंट क्या कह रहा है कि एक एडवाइजरी कमिटी बनाना जरूरी है। एक एडवाइजरी कमिटी बनेगी जिसमें जो मेंबर्स होंगे वो 10 होंगे, 10 से कम नहीं होने चाहिए, 10 से ज्यादा हो तो अलग बात है लेकिन 10 तो होने ही चाहिए। और टू बी नॉमिनेटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और वो जो मेंबर्स हैं वो उनको नॉमिनेट कौन करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री का नेचर क्या है। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो इंडस्ट्री किस नेचर की है, तो उसके वो जिस, फॉर एग्जांपल अगर माइनिंग है या बैंकिंग है या शिपिंग है तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो वहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाती है। ठीक है, टू बी नॉमिनेटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ विच 1/2 शैल बी वुमेन। 1/2 शैल बी वुमेन मतलब जो 10% मिनिमम है और उसकी जो आधी होंगी वो वुमेन्स होंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है। तो कह क्या रहा है ये पॉइंट, ये कह रहा है कि एक एडवाइजरी कमिटी बनाओ जिसमें मिनिमम 10 मेंबर होने चाहिए और 10 मेंबर के जो हाफ होंगे, 1/2 मतलब 5, 1/2 हुआ 5 तो मतलब 5 मेंबर्स विमेन्स होंगी। ठीक है, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ हियरिंग एंड डिसाइडिंग कंप्लेंट्स विद रिगार्ड टू द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट and claims arising out of non-payment of wages at equal rates to men and women workers for the same or work of a similar nature। और क्या है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो एक लेबर ऑफिसर को भी अपॉइंट करेगी, और मतलब एक ऑफिसर को अपॉइंट करेगी जिसका जो रैंक है, मतलब जो डेजिग्नेशन है वो लेबर ऑफिसर से नीचे का नहीं होना चाहिए। और वो उसको नियुक्त क्यों किया जाएगा, मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक ऑफिसर को नियुक्त करेगी, अपॉइंट करेगी, और उस नियुक्त किए गए हुए, अपॉइंट किए गए हुए ऑफिसर का जो रैंक है, डेजिग्नेशन है, वो लेबर ऑफिसर से कम नहीं होना चाहिए। और वो लेबर ऑफिसर मतलब या फिर वो जो ऑफिसर है जो रखा जाएगा वो क्यों रखा जाएगा, ताकि वो सारे उन कंप्लेंट्स को, मतलब वो सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, वो सुने। और वो कंप्लेंट्स क्या होंगी या क्या होनी चाहिए कि अगर विथ रिगार्ड टू दी with regard to the contravention of any provision of this act, मतलब अगर एम्प्लॉयर ने, जो हमारा मालिक है या बॉस है, उसने इस एक्ट की कोई बात नहीं मानी या इस एक्ट के बाहर जाके काम कर रहा है, एंड क्लेम्स अराइजिंग ऑफ नॉन पेमेंट, या उसने मेहनताना नहीं दिया, ठीक, अराइजिंग आउट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस एट इक्वल वेट्स टू मेन एंड वीमेन, मतलब मेन को और वुमेन्स को इक्वल वेट्स पे पैसा नहीं दिया, चाहे वो काम जो था वो चाहे सिमिलर नेचर का होगा या एक जैसा होगा या सेम होगा। ठीक है, सो द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक ऑफिसर को अपॉइंट करेगी जिसका रैंक जो है वो लेबर ऑफिसर से कम नहीं होना चाहिए,
और ये जो ऑफिसर है वो सारी कंप्लेंट्स सुनेगा और उस पर अपना डिसीजन देगा, निर्णय देगा। और ये कंप्लेंट्स क्या हो सकती हैं? ये कंप्लेंट्स हो सकती हैं कि कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट में जो जो बातें कही गई हैं वो बातें ना सुनी गई हैं, ना फॉलो की गई हैं उस केस में। या फिर नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस ऑफ एट इक्वल रेट्स, मतलब जो पैसा बनता है या मेहनताना बनता है वो नहीं दिया गया है इक्वल रेट्स पे टू मेन एंड वेमेन। ठीक है। एवरी अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल हैव द पास ऑफ अ सिविल कोर्ट। इसमें जो जो भी ऑफिसर अपॉइंट होगा उसके पास जो पावर होगी वो सिविल कोर्ट वाली होगी, मतलब सिविल कोर्ट का जो हेड होता है, जो जज होता है, उसी का उतनी ही पावर इसके पास भी होगी। अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग एविडेंस एंड ऑफ इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेस, मतलब उसके जो केस फाइल होगा और जो केस चलेगा और उस पर जो डिसीजन आएगा वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के हिसाब से चलेगा और सिविल कोर्ट की पावर होगी ऑफिसर के पास और वो सारे डिसीजंस लेगा। ठीक है। कंप्लेंट्स एंड क्लेम्स अंडर दिस एक्ट। अब इसमें कंप्लेंट्स क्या है और क्लेम्स क्या है? ठीक, द क्लेम्स ऑफ द ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ फॉर्म्स हैं इस एक्ट मतलब इस एक्ट के तहत कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ कंप्लेंट्स हैं जो आप कुछ कुछ फॉर्म्स में फिलअप कर सकते हैं। तो कंप्लेंट्स क्या होंगी और किस फॉर्म में भरना है ये इस स्लाइड में लिखा हुआ है। द क्लेम्स ऑफ द कंप्लेंट्स विद रिगार्ड टू द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट नीड्स टू बी मेड इन द ट्रिप्लिकेट इन द फॉर्म ए टू द अथॉरिटी। अगर कोई ऐसी दया याचिका, अगर ऐसी कोई याचिका है आपकी या कोई क्लेम है कि भैया हमें पैसा नहीं मिला है या इस एक्ट में जो बात कही गई थी उसका उल्लंघन किया गया है, तो आप ये सारी चीजें फॉर्म ए में भर सकते हैं। एनी कंप्लेंट्स रिलेटेड टू द वेजेस एट इक्वल रेट्स टू मेन एंड वीमेन वर्कर्स ऑफ द सेम वर्क और वर्क ऑफ अ सिमिलर नेचर शैल बी मेड इन ट्रिप्लिकेट इन फॉर्म बी टू द अथॉरिटी। अगर वेजेस से रिलेटेड या इक्वल वेजेस से लेके अगर कोई भी समस्या है, कोई याचिका है आपकी, मतलब कंप्लेन है, तो आप उसको फॉर्म बी में भर सकते हैं। ऑथराइजेशन शैल बी इन फॉर्म सी विच शैल बी प्रेजेंटेड टू द अथॉरिटी टू हुम द कंप्लेन और कंप्लेन एज द केस में बी। तो जैसा जो भी कंप्लेन है वो उसको उसके हिसाब से, जिसको भी आप कंप्लेन कर रहे हैं और जिसके लिए कर रहे हैं वो उसके हिसाब से ही फॉर्म सी में फिलअप हो जाएगा। एवरी एम्प्लॉयर शैल मेंटेन अ रजिस्टर इन रिलेशन टू द वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय हिम इन फॉर्म डी। फॉर्म डी में जो हमारा बॉस है एम्प्लॉयर है, वो उसको एक रजिस्टर मेंटेन करनी है और उस रजिस्टर में उसको सारी डिटेल्स लिखनी है कि आप उसने किसको नौकरी पे रखा है, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे रखा है, उसके मतलब नौकरी से रिलेटेड या भर्ती से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं उसको वो भरनी पड़ेगी। और एम्प्लॉयड बाय हिम इन फॉर्म डी। Any claim may be made by the worker himself or herself or by any legal practitioner or by any official or registered trade union authorized in writing to appeal an act on his or her behalf or any inspector appointed under section 19. कोई भी claim है may be made by worker himself or herself or by legal practitioner. कोई claim है जो कि worker खुद से कर रहा है या वो किसी लीगल प्रैक्टिशनर से करा रहा है, मतलब किसी वकील से करा रहा है, और बाय एनी ऑफिसर ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, या फिर वो किसी ट्रेड यूनियन के मेंबर से करा रहा है, ऑफिशियल से करा रहा है, मेंबर से करा रहा है, या किसी अथॉरिटी से करा रहा है, तो वो जो कंप्लेन है वो राइटिंग में होगी टू अपील, अथोराइज्ड इन राइटिंग टू अपील एंड एक्ट ऑन हिज और हर बिहाफ और बाय एनी इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 9। मतलब क्या कह रहा है ये एक्ट ये कह रहा है कोई भी ऐसी क्लेम है, कोई ऐसी याचिका है जो कि वर्कर को करनी है, तो या तो खुद करे, खुद भी कर सकता है, किसी और से भी करा सकता है। वो कोई और कौन होगा? किसी वकील से करा सकता है, किसी ऑफिशियल से करा सकता है जो कि ट्रेड यूनियन का भी हो सकता है, या कोई ऑफिशियल जो कि रजिस्टर्ड है तो वो ऑथराइज्ड इन राइटिंग टू अपील, राइटिंग में देगा, लिखित फॉर्म में देगा, एंड एक्ट ऑन हिज, कि भैया ये मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है, ठीक, और बाय एनी इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 9। मतलब सेक्शन 9 के अंडर में अगर जो भी लोग भी अपॉइंट हुए हैं, इंस्पेक्टर हुए हैं, या फिर जो भी उसको लिखित फॉर्म में जो लिख देना है वो उसमें लिखकर वो दे देगा कि भैया मेरी ये याचिका है, मुझे ये कंप्लेन है, या तो वो खुद लिख के दे राइटिंग में अपने बिहाफ पे, किसी वकील से कराए, किसी ऑफिशियल से कराए, किसी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन से कराए, किसी से भी करा सकता है, और उसको राइटिंग में लिख के देना पड़ेगा कि मेरे बिहाफ पे ये पर्सन है जो मेरा क्लेम या मेरी याचिका दर्ज करा रहे हैं, मैं इनके थ्रू अपनी कंप्लेन जो है वो दर्ज करा रहा हूँ, और वो जो इंस्पेक्टर होगा वो सेक्शन 9 के अंडर में अपॉइंट किया गया होगा। ठीक है।
नेक्स्ट है पेनाल्टीज एंड ऑफेंसेस बाय कंपनीज। अब क्या क्या पेनाल्टी लगती है, जुर्माना क्या क्या लगता है अगर कोई भी कंपनी अगर बात नहीं मानती है या इस एक्ट के अगेंस्ट में जाकर अगर कुछ काम करती है तो क्या क्या उसको दंड मिलता है। इफ एन एम्प्लॉयर मेक्स अ रिक्रूटमेंट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और मेक्स एनी पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन एट अनइक्वल रेट्स टू मेन एंड विमेन। मतलब अगर कोई भी एम्प्लॉयर ऐसा है जिसने भर्ती, देखिए लिखा हुआ है मेक्स अ रिक्रूटमेंट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के अगेंस्ट जाके किसी की भर्ती की है, और मेक्स एनी पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन एट इक्वल रेट्स, या फिर किसी को मेल को या फीमेल को सेम मेहनताना नहीं दिया है फॉर द सेम और सिमिलर वर्क ऑफ फॉर द सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, और मेक्स एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन, या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करता है, भेदभाव करता है मेल और फीमेल्स के बीच में, in contravention of this act he shall be punishable with a fine which shall not less than be less than 10,000, 10,000 से कम का जुर्माना नहीं होगा, या फिर जेल जो कि 3 महीने की होगी, या दोनों भी हो सकती है। तो एक्ट क्या कह रहा है, एक्ट कह रहा है कि अगर एम्प्लॉयर जो है बॉस है वो किसी की नियुक्ति करते समय इस एक्ट के अगेंस्ट जाके नियुक्ति कर रहा है, ठीक है, मतलब दोनों को अनइक्वल सैलरी देने की बात कह रहा है, या सेम वर्किंग कंडीशंस में नहीं रख रहा है, या सेम होने के बाद भी सैलरी कम दे रहा है, या फिर उसका आधा पैसा काट ले रहा है, या कुछ भी ऐसा काम करता है जो भी डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहा है, जो भेदभाव क्रिएट कर रहा है, या फिर इस एक्ट को तोड़ रहा है, इस एक्ट के अगेंस्ट जा रहा है, तो वहां पे जो एम्प्लॉयर है उसको 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है जो कि 3 महीने की होगी, ठीक है। द फाइन में एक्सटेंड, ये जो जुर्माना है वो बढ़ सकता है 20,000 रुपए तक का, और जो इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल की जो हवा है वो भी आपको खानी पड़ सकती है 1 साल तक के लिए फॉर द फर्स्ट ऑफेंस, जब आप पहली बार कर रहे हो तो भी, तब अगर आप पहली बार कर रहे हो तो ये भैया ये जो जुर्माना है वो 10,000 तो से है ही, लेकिन ये 20,000 रुपए तक भी बढ़ सकता है अगर आपने बहुत ज्यादा किया है। द फाइन में एक्सटेंड to 20,000 and the imprisonment may extend to 1 year for the first offense and may extend to 2 years for the second and subsequent offenses। अगर आप पहली बार भी कर रहे हो तो 10,000 बेसिकली लगता है, लेकिन अगर आपका क्राइम बहुत बड़ा है या बहुत ज्यादा हो गया है तो भैया वो फाइन 20,000 रुपए तक भी एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन अगर बार बार आप कर रहे हैं तो भैया वो जो आपकी जेल की सजा है वो भी बढ़ जाएगी, वो भी 2 साल की हो जाएगी, और 20,000 रुपए तो हो ही जाएगी, ठीक। इफ एनी पर्सन omits or refuses to produce an inspector any register or other document or to give any information he shall be punishable with fine of rupees 500। हमें पता है कि जो एम्प्लॉयर है उसको हर एम्प्लॉय की, ये हमने बहुत सारे एक्ट्स में पढ़ा है, और हमने ये पढ़ा है कि सॉरी हमने ये पढ़ा है कि जो हमारा एम्प्लॉयर होता है, सॉरी जो हमारा एम्प्लॉयर होता है उसको 3 साल तक, ठीक है, जो हमारा एम्प्लॉयर होता है, जो बॉस होता है, जो मैनेजर होता है, उसको 3 साल तक हर एम्प्लॉय या वर्कर की रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है, एक रजिस्टर बनानी पड़ती है जिसमें वो कम से कम 3 साल तक तो उसको हर डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा, हर एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ, उससे जुड़ी हुई सारी डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेगी। और अगर उसी बीच कोई इंस्पेक्टर आ गया और उसने वो डॉक्यूमेंट मांगी और रजिस्टर मांगा और जो एम्प्लॉयर है वो नहीं दे पाया तो उसको जो सजा होगी वो 500 रुपए की होगी, वही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्लाइड ये है पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फर्स्ट आर्टिकल 39 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आल्सो सेज द सेम, दैट इज इक्वल पेमेंट ऑफ इक्वल रेम्युनरेशन टू मेन एंड वुमेन वर्कर्स। ये हमने पहले इन स्लाइड में डिस्कस कर लिया था कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 39 है उसमें जो डीपीएसपी के अंडर है वो ये कहता है कि भैया जो हमारा जो पेमेंट है मेन और वुमेन्स को वो सेम होना चाहिए, मतलब जो इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट जो हमारा आया था उसका बेस जो है, उसका जो इंस्पिरेशन है आप कह लीजिए वो इसी एक्ट से लिया गया है, आर्टिकल 39 से लिया गया है। सो आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये साफ कह रहा है कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों को जो पैसा है वो सेम मिलना चाहिए अगर वो काम सेम कर रहे हैं या एक जैसा कर रहे हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है आईएलओ कन्वेंशन, इसका जो कन्वेंशन हुआ था उसकी बात हो रही है, तो इसका जो कन्वेंशन नंबर है वो है 100, यहाँ पे आपको याद यही रखना है। एक मिनट
तो यहाँ जो इनका कन्वेंशन नंबर है वो आपको याद रखना है C100, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है तो कन्वेंशन नंबर 100 है। और इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन 1951 में हुआ था, रेटिफाइड है, आपको बस ये ईयर याद रखिएगा, कन्वेंशन है 1951। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेटिफाइड इन 1958, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रेटिफिकेशन किया था, रेटिफाई किया था, मंजूरी दी थी कह लीजिए 1958 में। और इक्वल रेम्यूनरेशन रिकमेंडेशन जो है वो नंबर 90 का है। ठीक, दिस एक्ट हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो आपके बहुत सारी बुक्स में ये नहीं मिलेगा या नहीं दिया है, कुछ बुक्स में अगर दिया हो तो मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन जो बुक्स मैंने पढ़ी है या देखा है उसमें नहीं दिया है। सो दिस एक्ट हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट, मतलब दैट इज द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विल अप्लाई इवन इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद अदर लॉ, मतलब अगर इस एक्ट का कोई प्रोविजन है, कोई कथन है जो दूसरे एक्ट के कथन से या प्रोविजन से, बात से क्लैश कर रहा है, उसमें भिड़ रहा है, तो मान प्रायोरिटी किसको मिलेगी, मोर इंपॉर्टेंस किसको मिलेगा, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 को। ठीक है, तो इस एक्ट को ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया गया है कि पावर दी गई है कि अगर इस एक्ट का कोई भी प्रोविजन अगर किसी दूसरे लॉ से अगर क्लैश करता है, भिड़ता है या नहीं मैच खाता है, तो उस केस में इस एक्ट को मान्यता दी जाएगी, इंपॉर्टेंस दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, लास्ट है अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी टू अपीलेट अथॉरिटी विद इन 30 डेज। अगर कोई अपील करना है, आपको कोई याचिका है या कोई कंप्लेन है, कुछ भी आपको करना है या कोई क्लेम करना है, ऐसा कुछ भी है, तो आप वो जो है वो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी ने, जो भी अथॉरिटी है इस एक्ट के थ्रू या इस एक्ट के अंदर, उसने अगर कोई आपको डिसीजन सुनाया है और तो आपको उसके अगेंस्ट अगर कोई अपील करना है तो आप 30 दिनों के अंदर कर सकते हैं। ये 30 दिन भी आपको याद रखना है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंट है 30 डेज। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट है 30 डेज, आपको ये याद रखना है 30 डेज। ठीक, पहला ये याद रखना है, दूसरा C100 याद रखना है। ठीक है, और ओवरराइडिंग इफेक्ट याद रखना है। ठीक है, ये ओवरराइडिंग इफेक्ट याद रखना है, ओवरराइडिंग इफेक्ट। बस इस स्लाइड में 3 चीजें थी जो आपको याद रखना है। ओवरराइडिंग इफेक्ट, इस एक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी अगर ये एक्ट किसी से क्लैश कर रहा है तो। दूसरा, इसका कन्वेंशन नंबर जो है वो है 100, रेटिफाई हुआ था 1958 में। और तीसरा, अगर अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी टू अपीलेट अथॉरिटी, अगर कोई डिसीजन आया है इस एक्ट में, कोई डिसीजन लिया गया है इस एक्ट के अंडर में और वो एक्ट अगर मान्य नहीं करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है, तो उस एक्ट के अगेंस्ट जो अपील है, याचिका है या क्लेम है, जो कुछ भी है, वो आप 30 दिनों के अंदर अपीलेट अथॉरिटी को कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन 30 दिनों के अंदर करना है, ये लास्ट है। ठीक है, दैट्स इट, इस स्लाइड का बस इतना ही कथन है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो दैट्स इट, इस स्लाइड में बस इतना ही, मतलब इस एक्ट में इतना ही है, इस एक्ट में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस एक्ट में हमने पढ़ा था कि ये एक्ट आया था 11 फरवरी 1976 को। ये एक्ट समानता की बात करता है, ये एक्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। और एक लेबर ऑफिसर होना, एक ऑफिसर होना चाहिए जिसकी रैंक जो है वो लेबर ऑफिसर से कम नहीं होनी चाहिए। और वो जो लेबर ऑफिसर है वो सारे डिसीजंस लेगा, सारे बातों को, सारी उन दलीलों को, याचिकाओं को सुनेगा जो कि एक वर्कर ने किया है। अगर उसको सेम सैलरी नहीं दी गई है या उसके पैसे काटे गए हैं, उस केस में हमने इसमें ये भी पढ़ा कि ये जो एक्ट है वो आर्टिकल 39 के को कंसीडर करते हुए लाया गया है, हमने इसमें ये भी पढ़ा। और हमने इसमें ये भी पढ़ा कि जो कन्वेंशन नंबर है वो 100 है, मतलब जो इसका कन्वेंशन नंबर है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी थी वो है एडवाइजरी कमेटी की। एडवाइजरी कमेटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है बनाने के लिए, और लेकिन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये वेरी कर जाता है। तो हर एक इंडस्ट्री को एक मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को इंडस्ट्री में एक एडवाइजरी कमेटी बनानी है जिसमें कम से कम 10 मेंबर तो होने ही चाहिए, और जिसके 1/2 मतलब जितनी भी मेंबर्स हैं 10 हैं, अगर 10 है 10 का 1/2 मतलब 5 महिलाएं होंगी और 5 पुरुष। सेंट्रल मतलब एडवाइजरी कमेटी जो है, जो बनी है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के तहत, उसमें 5 महिलाएं और 5 पुरुष का होना अनिवार्य है। तो इस एक्ट में हमने इतना पढ़ा और इतने ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज कीप ऑन स्टडिंग। आपके कुछ क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। कुछ इंप्रूवमेंट्स भी होंगे तो सजेशंस होंगे मुझे इंप्रूव करने के लिए, तो प्लीज वो भी आप डालिएगा। टिल देन प्लीज कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग। एंड एग्जाम्स कब होंगे ये तो किसी को नहीं पता है। मतलब अभी हमने देखा कि एक आर्टिकल आया था, एक नोट आया था, मतलब एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि भैया नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 18 जून को वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है,
फिर इधर अभी 2 दिन पहले एक याचिका हुई है जिसमें रीनेट के एग्जाम को पे स्टे लगाने की भी बात कही गई है। उसकी और मतलब इस प्रॉब्लम पे जो डिसीजन है वो भी नेक्स्ट वीक में आने वाला है। और वहीं अभी कल रीनेट का जो रीनीट का जो पेपर है उसको दोबारा कंडक्ट कराने की जो बात कही जा रही थी वो भी कैंसिल हो गया। उसमें भी बोला गया कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। तो भाई बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह की दलीलें हैं, अपील हैं। तो इन सब के बीच हमें ये करना है कि हमें सिर्फ पढ़ना है और पढ़ते रहना है। तो आपसे जितना हो सके आप उतना पढ़िए दोनों एग्जाम्स के लिए। मतलब जो जून में, अगर आप जून वाले एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, मतलब रीनेट में अपियर होने वाले हैं, तब भी पढ़ते रहिए। दिसंबर में होने वाले हैं तो भी पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम होना तो तय है। अब कौन सा होगा वो नहीं पता, लेकिन एग्जाम तो होगा। तो बेटर ये है कि हम पढ़ते रहें। सो टिल देन कीप ऑन स्टडिंग एंड गुड लक।